हेलो जेंजीज, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेरी गुड। मेरा नाम है सी अनिरुद्ध सिंघानिया और मैं आपको पढ़ाने आया हूँ सीए इंटरमीडिएट पेपर नंबर 6 फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। हमारा एफएम एंड एसएम का रिवीजन सीरीज फॉर जनवरी 25 टर्म चालू है, जिसके लिए डेली मैं एक एक करके वीडियोस चैप्टर वाइज रिवीजन आपके लिए लेके आ रहा हूँ। आज हम क्या करने वाले हैं सर, आज हम पढ़ेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर का रिवीजन है। कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर का एक फुल फ्लेजेड रिवीजन आज हम करने वाले हैं। चलिए फुल स्क्रीन में आ जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा, हमारा रिवीजन सीरीज चालू है। इसमें लेवरेज हमने डाल दिया यूट्यूब पे ऑलरेडी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ऑल्सो ऑन यूट्यूब। और कैपिटल स्ट्रक्चर आज हम पूरा पूरा बढ़िया से पढ़ने वाले हैं सर। ठीक है, तैयार है आप लोग? हाँ, तो अब जो हम लोग रिवीजन करेंगे वो कहाँ से करेंगे, हमारा हैंड रिटन नोट्स। ये जो आपके स्क्रीन में आ रहा है, ये हैंड रिटन नोट्स, ये पूरा एफएम का हैंड रिटन नोट्स है। अराउंड 120 पेजेस का है। ये पूरा मैंने अपने खुद हाथों से बनाया है आप सभी के लिए, और इसको आप एक्सेस करिए। ये आपके घरों तक सब फ्री में मिल जाएगा। बस गूगल फॉर्म नीचे जो दिया हुआ है उसका लिंक आप फिलअप कर दीजिए। नीचे गूगल फॉर्म का लिंक भर दीजिए। ये किताब पूरा प्रिंटेबल प्रॉपर किताब मैं आपके घर तक डिलीवर करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब रिवीजन स्टार्ट करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर का। हाँ, तो रिवीजन शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें कैपिटल स्ट्रक्चर का। कैपिटल स्ट्रक्चर का रिवीजन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग देखो, कैपिटल क्या है हमने कल डिस्कस किया कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रिवीजन क्लास में, कि कैपिटल क्या है, क्या टाइप्स ऑफ कैपिटल होते हैं, क्या फॉर्म्स ऑफ कैपिटल होते हैं, उसे पूरा हमने डिस्कस किया। एक बार क्विकली मैं रिएटरेट कर देता हूँ आप सभी के लिए कैपिटल के बारे में। एक मिनट क्विकली। कैपिटल में हमने बात किया, तीन टाइप के कैपिटल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला आपका होगा इक्विटी। सेकंड रेफरेंस, और थर्ड होगा डिवेंचर्स। ये तीन टाइप के कैपिटल होते हैं। हमारा चैप्टर क्या बोलना चाहता है कैपिटल स्ट्रक्चर के तहत से, कि कंपनी जो भी कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्ट करे, कोई एक कंपनी है, अगर मान लो ए लिमिटेड, ये ए लिमिटेड एक कंपनी है। अब ये ए लिमिटेड को कैपिटल स्ट्रक्चरिंग अपना जैसे भी कराना हो, इक्विटी और प्रेफरेंस लेके कराना हो, प्रेफरेंस और डिबेंचर्स एंड इक्विटी तीनों लेके करानी हो, चाहे ये दोनों ले, चाहे ये तीनों ले, चाहे इक्विटी एंड डिबेंचर्स ले, कोई भी कॉम्बिनेशन में कैपिटल स्ट्रक्चरिंग हो सकती है। कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो भी स्ट्रक्चर में कोई भी तरीके से स्ट्रक्चरिंग हो कैपिटल का, हमारा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव ये है कि आपका अर्निंग्स पर शेयर, शेयर होल्डर्स का अर्निंग्स पर शेयर शुड बी मैक्सिमम। जिस भी स्ट्रक्चरिंग से अर्निंग्स पर शेयर मैक्सिमम होगा वो ही स्ट्रक्चरिंग ऑप्ट किया जाएगा, बात खत्म। जिस स्ट्रक्चर से सर मैं बोल रहा हूं कि आपका अर्निंग्स मैक्सिमम होगा वही स्ट्रक्चर ऑप्ट किया जाएगा। अर्निंग्स कैसे मैक्सिमम होगा? मार्केट प्राइस मैक्सिमम होने से, राइट? मार्केट प्राइस जितना मैक्सिमम होगा उतना अर्निंग्स मैक्सिमम होगा। हाँ ठीक है, फटाफट से रिवीजन कर लेंगे हम लोग। टारगेट करते हैं लेस देन 1.5 आवर्स में ही पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर का रिवीजन कर दे। कुछ इंपॉर्टेंट बातें मुझे इसमें आपको बतानी है। बाकी ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है, बहुत ही मज़ेदार है, आपको बहुत ही मज़ा आएगा इसके सारे सम्स बनाने में। हमने क्या बात किया? कैपिटल, कंपनी नीड्स कैपिटल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज लाइक इक्विटी, प्रेफरेंस एंड डिवेंचर्स। द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी इज टू डिसाइड एन ऑप्टिमल स्ट्रक्चर विच मैक्सिमाइजेज इट्स एपीएस। जो मैंने आपको बताया वही। कुछ थ्योरी, इंपॉर्टेंट थ्योरी पोर्शन में हम साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं। फैक्टर्स टू डिसाइड कैपिटल स्ट्रक्चर। आप लोग बताओ क्या फैक्टर्स होने चाहिए?
फैक्टर्स टू डिसाइड कैपिटल स्ट्रक्चर, फैक्टर्स टू डिसाइड कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या लगता है क्या क्या फैक्टर्स होने चाहिए? क्या क्या फैक्टर्स होने चाहिए? तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो आपके किताब में दिया हुआ है। वो तीन फैक्टर्स को हमेशा ध्यान रखना होगा कैपिटल स्ट्रक्चरिंग कोई भी तरीके से करने का। मतलब कि चाहे मैं जैसे भी करूं, इक्विटी डेट, इक्विटी प्रेफरेंस डेट, तीनों जैसे भी करूं, मेरा तीन बातों का मुझे बहुत ही ज़रूरी है, मुझे उसका ध्यान रखना। कौन से तीन बात हैं? पहली बात कंट्रोल, तीनों का मतलब मैं आता हूं कंट्रोल। सेकंड ज़रूरी बात कौन सा? सेकंड इज रिस्क। और थर्ड कौन सा है? थर्ड है हमारा कॉस्ट। कैसे बोलेंगे, से याद कैसे रखेंगे? CRC, सिंपल। ठीक है, हाँ ठीक है। जो कंट्रोल, रिस्क और कॉस्ट है, उसका मतलब, कंट्रोल से मतलब ये है कि अगर मान लो ये ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड के पास 10,000 इक्विटी शेयर्स है। मान लो 10,000 इक्विटी शेयर्स है। किस किस के पास है? ए के पास है 6,000, बी के पास है 4,000, सी के पास है, नहीं बी के पास है 2,000 और सी के पास है मान लो 2,000। इस तरीके से स्ट्रक्चरिंग की हुई है ए लिमिटेड के इक्विटी शेयर्स की। अब अगर ए लिमिटेड में ए, बी और सी के अलावा ए लिमिटेड ने डिसाइड किया कि मैं और शेयर्स इशू करूंगा, इक्विटी डाइल्यूट करूंगा, कर सकता है डाइल्यूट। कोई भी एक कंपनी के पास एक सर्टेन इक्विटी स्ट्रक्चर है, इक्विटी कैपिटल है, वो चाहे तो और कैपिटल इशू कर सकती है। हमने सबने देखा है अभी हाल ही लास्ट ईयर, इसी साल रैदर, वोडाफोन आइडिया का FPO आया था, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। तो जैसे वो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग की, उसका मतलब क्या हुआ कि वो फर्दर इक्विटी शेयर्स इशू करना चाह रही है, राइट? हाँ सर, राइट। तो ये जो FPO आया वोडाफोन का, उस तरीके से जब कोई भी कंपनी FPO लेके आती है, या कोई मान लो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है वो कन्वर्ट हो जाते हैं इक्विटी शेयर्स में, या कोई एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस है वो एक्सरसाइज होते हैं, इन सारे तरीक़ों से इक्विटी फॉर एग्जिस्टिंग होल्डर्स डाइल्यूट होती है। मतलब कि यहाँ पे अगर मैं दो ठो और ट्रांचेस निकाल दूँ, मान लो D और E, दो और शेयर होल्डर आ गए, और कंपनी हैड डिसाइडेड, यहाँ लिखूँ मैं, अगर कंपनी हैड डिसाइडेड इशू 5,000 मोर शेयर्स। कंपनी ने क्या डिसाइड किया? कंपनी ने डिसाइड किया 5,000 और शेयर वो इशू करेंगे। तो किसको करेंगे? D और E को। और अगर D और E को पूरा 2,500 करके शेयर्स मिल जाते हैं, तो पूरा D और E को 2,500 करके शेयर्स मिल जाते हैं, तो टोटल शेयर कितना हो गया? 15,000। टोटल शेयर अब क्या हो गया? ये टोटल शेयर अब कितना हो गया? टोटल शेयर ये कितना हो गया? अब टोटल शेयर हो गया 15,000। पहले कितना था जब यहाँ तक था? पहले कितना था जब यहाँ तक था? तब कितना था? 10,000। तो जब पहले का स्टेक में ए का स्टेक कितना था सर? ए का था 60%, इसका 20%, इसका 20%, है ना? अब क्या हुआ जब D और E दो नए शेयर होल्डर्स आ गए? अब क्या हुआ जब D और E दो नए शेयर होल्डर्स आ गए? तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चरिंग ही चेंज हो गया। सबका हाथ का स्ट्रक्चरिंग, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की स्ट्रक्चरिंग चेंज हो गई। कैसे? जैसे कि अब ए का क्या हो गया? 6,000 डिवाइड बाई 15,000, ये ए है। बी का क्या होगा? बी का होगा 2,000 डिवाइड बाई 15,000 एंड सो ऑन, ऐसे होगा। पहले जो ए का 60% था, पहले जो ए का 60% था, अब वो घट के कितना हो गया? 40%। अब वो घट के कितना हो गया? 40%।
पहले 60% था, अब 40% हो गया। जो डाइल्यूशन हुआ है, कंट्रोल था पहले ए के पास 60% होल्ड करता था वो, मतलब मोर देन 50% होल्ड करता था, उसके पास कंट्रोल था। बिकॉज ऑफ दिस न्यू कैपिटल हैज बीन इशूड, नाउ एज स्टेक हैज बीन रिड्यूस्ड टू ओनली 40%। ये वाला चीज हुआ हमारा कंट्रोल का डाइल्यूशन होना। तो अब ये जो हमारा कंसेप्ट क्या बोलता है, हमारा कंसेप्ट बोलता है सर कि अगर कोई भी कैपिटल स्ट्रक्चरिंग हो, चेंज हो कैपिटल स्ट्रक्चरिंग में, तो कंट्रोल का डाइल्यूशन नहीं होना चाहिए, उसका ध्यान हमें रखना चाहिए। ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात रिस्क। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात रिस्क। रिस्क से मतलब सिंपल सी बात है, अगर मैं कैपिटल स्ट्रक्चरिंग कर रहा हूँ, डेट को बढ़ाए जा रहा हूँ, डेट को इशू करके डेट को बढ़ाए जा रहा हूं, तो उससे क्या होगा, रिस्क ऑन द कंपनी लेवल पे बढ़ेगी। आप लोग सब मेरे साथ हो, रिस्क कंपनी लेवल पे बढ़ेगी, एकदम लॉजिकल बात है। जितना ज़्यादा डेट उतना ज़्यादा रिस्क। हमने लेवरेज चैप्टर में पढ़ा था, लेवरेज चैप्टर याद आ रहा है, फिनेंशियल लेवरेज, फिनेंशियल रिस्क। फिनेंशियल रिस्क किससे आ रहा है सर, बिकॉज हमारा इंटरेस्ट का बर्डन बढ़ रहा है कंपनी के ऊपर, हमारा इंटरेस्ट का बर्डन बढ़ रहा है कंपनी के ऊपर, इसलिए फाइनेंशियल लेवरेज भी हमारा बढ़ रहा है। तो ये जो रिस्क वाला फैक्टर है, ये जो रिस्क वाला फैक्टर है, ये रिस्क को हमेशा क्या करना होता है, ट्राई टू कीप इट मिनिमम। मिनिमम रिस्क रहना चाहिए, वो सही रहती है, राइट। आप लोग सब एग्री करोगे कि हाँ, रिस्क कम से कम हो तो ही ठीक, वो तो एग्जैक्टली वही बात है। ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट, ये सबसे इजी, कॉस्ट। कॉस्ट का हमेशा ध्यान रखना है कि कैपिटल स्ट्रक्चरिंग जो भी कर रहे हैं, हमारा अल्टीमेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ ना जाए, जो हमने कल डिस्कस किया बहुत अच्छे से कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर में। आप लोगों का अगर वो नहीं हुआ है रिवीजन, तो हमारा वीडियो आप देख लो, रिवीजन क्लास उसका, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत ही अच्छे से मैंने एक एक कंसेप्ट उसमें समझाए हैं, हर चीज़ आपका बढ़िया से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, हाँ सर, डन, समझ गए। जो बात है मैंने बोला, मैं फटाफट यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। एक कंट्रोल में इक्विटी शेयर होल्डर शुड कंटिन्यू द मेजॉरिटी स्टेक, फाइनेंशियल रिस्क शुड बी विद इन टॉलरेबल लिमिट, टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल शुड बी मिनिमम। जो मैंने बात किया तीनों वही, ठीक है। हाँ, अब अगर मैंने एक एग्जांपल लिया आपके लिए, यहाँ पे एक एग्जांपल लिया बहुत ही बढ़िया सा। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल में मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मान लो एक कंपनी ऐसा स्ट्रक्चरिंग करती है, 10% डिवेंचर्स इशू करती है ₹20 लाख के, 20 लाख के 10% डिवेंचर्स इशू करते हैं। 10% डिवेंचर्स में 10% का क्या मतलब है, 10% का मतलब है 10% इज द इंटरेस्ट रेट और द कूपन रेट। 10% इज द इंटरेस्ट रेट और द कूपन रेट। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड है ये वाला, या तो 20 लाख 2 लाख इक्विटी शेयर्स इशू कर दे एट द रेट 10 ईच, 20 लाख रुपए मिल गए। दोनों ही केस में कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, 20 लाख रुपए पाना। या तो डिवेंचर से 20 लाख पूरा ले ले, या तो इक्विटी से ले ले। हाँ ठीक है। तो मेरा जो इनकम स्टेटमेंट होता है ना, जो हमने बात किया इनकम स्टेटमेंट हमारा, फटाफट से मैं दिखा देता हूँ। सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट गिव्स अस कंट्रीब्यूशन, राइट। हाँ राइट। लेस फिक्स्ड कॉस्ट, दिस विल गिव अस EBIT। मैं कैसा भी स्ट्रक्चरिंग करूँ, आप लोग बताओ मुझे, इधर देख के बताओ, मैं कैसा भी स्ट्रक्चरिंग करूं अगर, तो क्या मेरा ये सेल्स कोई चेंज होगा, क्या मेरा सेल्स चेंज होगा? चाहे मैं अगर इक्विटी लाऊं, चाहे इक्विटी प्लस डिवेंचर लाऊं, चाहे इक्विटी प्लस डिवेंचर प्लस प्रेफरेंस लाऊं, ये तीनों ला सकता हूं, कोई दो ला सकता हूं, ये या दो ये दो, कोई भी तरीके से स्ट्रक्चरिंग हो सकती है। क्या मेरा सेल्स में कोई चेंज होगा? ऑब्वियसली नॉट, सेल्स विल रिमेन सेम। वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंज होगा? वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंज होगा सर? वेरिएबल कॉस्ट में भी कोई चेंज नहीं होगा, वेरिएबल कॉस्ट भी विल बी ऑल्सो रिमेन द सेम, राइट। नाउ कंट्रीब्यूशन, कोई कंट्रीब्यूशन में चेंज नहीं, कंट्रीब्यूशन में भी कोई चेंज नहीं, कंट्रीब्यूशन भी सेम रहेगा। फिक्स्ड कॉस्ट में कोई, जो फिक्स्ड कॉस्ट तो ऐसे भी सेम रहता है, हमने हमेशा से बात किया है, तो फिक्स्ड कॉस्ट सेम, बात खत्म। क्या बचा? EBIT। क्या बचा? EBIT, मतलब EBIT तक तो सेम ही रहेगा, चाहे कैसे भी स्ट्रक्चरिंग हो, EBIT तक तो सेम ही रहेगा। इसलिए मैंने यहाँ क्या किया, आप लोगों का एग्जाम्पल के लिए सीधा मैंने EBIT से यहाँ स्टार्ट किया। ठीक है, समझ में आया बात? हाँ समझ में आ गया सर। नेक्स्ट क्या है? लेस इंटरेस्ट। आप लोग बताओ,
अगर इक्विटी से पैसे आ रहे हैं, इक्विटी से पैसे आ रहे हैं, तो क्या इंटरेस्ट इक्विटी वाले में होगा? ऑब्वियसली नॉट सर। इसमें तो कोई 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 तोप बात है, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं सर। एकदम सिंपल सी बात है। इक्विटी वाले से कोई पैसे नहीं आ रहे, पैसे आ रहे हैं अगर, तो इंटरेस्ट इक्विटी वाले में तो नहीं होगा। यहाँ पे है 20 लाख का 10% का हमने बात किया, 2 लाख का इंटरेस्ट। ईबीटी कितना? ईबीटी 3 लाख आ गया। टैक्स आ गया 90,000। पैट आ गया, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, मान लो पहले से 20,000 इक्विटी शेयर्स थे कंपनी में, तो हमारा ईपीएस आ गया 10.5 रुपया। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले केस में क्या होगा? इस वाले केस में 2 लाख इक्विटी शेयर अदर 10 ईच अगर आए हैं, तो मतलब ईबीआईटी विज सेम, इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं। टैक्स जो अब लग रहा है, ये टैक्स अब लग रहा है, ये जो टैक्स लग रहा है, ये टैक्स किस पे लग रहा है? 5 लाख पे लग रहा है। पहले वाले केस में जो टैक्स था वो किस पे लग रहा था? वो पहले वाले केस में वो जो टैक्स था वो 3 लाख पे लग रहा था, बिकॉज 2 लाख का फायदा हो रहा था हमें इंटरेस्ट बोल के। अब 1.5 लाख का टैक्स लग गया इसमें, 1.5 लाख। 1.5 लाख का टैक्स लगने के बाद सर आपका आफेश कितना आया या आपका पैट कितना आया? हम इस केस में प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं इंक्लूड किया है मैंने, तो सिंस देयरफॉर पैट इज इक्वल टू आफेश, राइट? डन है बात सर। तो पैट और आफेश मेरा 2,10,000, 3.5 लाख आया। 2,10,000 तो ओल्ड केस में था, अभी अपने जो बात करें 3.5 लाख आया। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स क्या होगा? यहाँ पे मेरा 20,000 एग्जिस्टिंग जो था वो तो सेम है, 2 लाख एडिशनल आ गए। ये 2 लाख एडिशनल इक्विटी शेयर्स आने की वजह से ये टोटल 2,20,000 हो गया। मेरा ईपीएस यहाँ पे 1.59 टाइम्स हो गया, 1.59 रुपीज़ पर शेयर का ईपीएस हो गया। अब आप एग्जैक्टली जो हमने हमेशा से बात किया स्टार्टिंग में ही कि ईपीएस मैक्सिमम होना चाहिए, तो मेरा ईपीएस कहाँ मैक्सिमम है? ईपीएस मेरा मैक्सिमम ऑप्शन 1 में, तो मैं ये स्ट्रक्चरिंग को चूज़ करूँगा। बात खत्म, आगे बढ़ जाएंगे हम। ठीक है, कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आर ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज ईपीएस, ये हमेशा ध्यान रखना, तभी डिसीजन मेकिंग इस चैप्टर में पॉसिबल होगा। ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, कैपिटल स्ट्रक्चर में मैंने आपको कहा 2-3 बातें मुझे बतानी है। अभी तो जस्ट हमने एक वार्म अप किया, पूरा चैप्टर का एक बार समरी ले लिया। अब हम आगे थोड़े से डिटेल्स में जाएंगे, कुछ कुछ कंसेप्ट, कुछ कुछ मॉडल्स है इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले वैल्यू ऑफ फर्म का हम बात करते हैं। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हम लोग बात कर रहे हैं वैल्यू ऑफ फर्म। मैं बैलेंस शीट बनाता हूँ आप लोग के लिए, एक बैलेंस शीट बना दो फटाफट से। ये हमारी बैलेंस शीट, ये हमारी बैलेंस शीट आ गई। बैलेंस शीट में क्या होते हैं? एसेट्स, यहाँ क्या होंगे? कैपिटल और लायबिलिटीज, ये 2 चीज होते हैं। बस, और तो कुछ नहीं होगा बैलेंस शीट में। अब आप लोग देखो कि अगर वैल्यू ऑफ फर्म क्या होता है, फर्म का वैल्यू क्या होता है? एसेट्स उसके वैल्यू ऑफ फर्म है। एसेट्स हुए उसके वैल्यू ऑफ फर्म, हाँ कि ना? हाँ सर, एसेट्स हुए वैल्यू ऑफ फर्म, एसेट्स हुए वैल्यू ऑफ फर्म। या फिर ऐसे बोल सकता हूँ सर, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। लायबिलिटीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लायबिलिटीज को मैं डेट लिख सकता हूँ। हाँ लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं तो यस। तो मेरा वैल्यू ऑफ फर्म इज व्हाट देन? मेरा वैल्यू ऑफ फर्म इज व्हाट? वैल्यू ऑफ फर्म को मैं वी एफ से बोल के हम ऐसे डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू कैपिटल प्लस डेट। सब मेरे साथ हैं आप लोग? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? हाँ कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो ऊपर हमने ये बनाया था हमारा इनकम स्टेटमेंट, अगर मैं इनकम स्टेटमेंट को मान लो, इसको एक बार कंप्लीट कर देता हूँ, इस इनकम स्टेटमेंट को 2-3 लाइन और इसमें ऐड कर देता हूँ। इनकम स्टेटमेंट में अगर मैं मान लो यहाँ पे क्या करूँगा, लेस करूँगा इंटरेस्ट, क्या आएगा मेरा? मेरे को मिलेगा ईबीटी।
देन व्हाट विल आई डू, आई विल लेस टैक्स, दिस विल गिव मी पैट। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें आप लोग देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से। लेवरेज चैप्टर में भी हमने पढ़ा था, लेवरेजेस हमारे क्या होते थे, हमेशा जितने भी लेवरेजेस हमने पढ़े हैं, डॉल क्या थे, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज क्या है, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, यहाँ तक रुक गया लेवरेज, कंट्रीब्यूशन ये रहा, ईबीआईटी ये रहा। दूसरा लेवरेज क्या है हमारा, दूसरा लेवरेज है सर डीएफएल, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। वो क्या है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज इज ईबीआईटी बाय ईबीटी, राइट, मतलब कि ईबीआईटी बाय ईबीटी। यहाँ पे टैक्स का कोई जिक्र हुआ क्या, लेवरेज चैप्टर में भी टैक्स कहीं से आया नहीं, कोई लेवरेज में टैक्स का तो इम्प्लीकेशन नहीं है। मतलब कंपनी में टैक्स रेट चाहे 10%, 20%, 40%, कितना भी परसेंट हो, मेरा लेवरेज को टैक्स से कोई फर्क नहीं पड़ा। दिस इज इंपॉर्टेंट, ध्यान दो आप लोग, मेरा लेवरेज को ध्यान दो, ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, मेरा लेवरेज को ऐसे लिख सकता हूँ, लेवरेज, लेवरेज इस टैक्स इंडिपेंडेंट, टैक्स से कोई उसको फर्क नहीं पड़ता। मे भी कहीं एक आधा एमसीक्यू में घुसा दे इस पोर्शन को, इस लाइन को दे के लेवरेज इज टैक्स इंडिपेंडेंट, ट्रू और फॉल्स, कुछ तरीके से एमसीक्यू में आ गया। तो हमेशा ध्यान रखना कि मेरा लेवरेज में टैक्स का कोई फर्क नहीं है, लेवरेज इज टैक्स इंडिपेंडेंट, क्योंकि हमारा किसी भी फॉर्मूला में डॉल डीएफएल कहीं पे भी हमारा टैक्स का कोई बात ही नहीं है, राइट। लॉजिक भी समझ में आया, हाँ सर। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मान लो कैपिटल निकालना, ये जो है इंटरेस्ट का पहले बात करते हैं। ये जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट कैसे आता है, एक साथ देखो, ये दोनों चीज़ को एक साथ देखो आप लोग। मैं बोल रहा हूँ एक इसे, सेकंड एक इसे, ये 1 और 2 जहां मैंने लगाया, ये दोनों को एक साथ देखिए। फर्स्ट इज इंटरेस्ट, सेकंड इज डेट। इंटरेस्ट कैसे आता है, डेट पोर्शन पे सर्टेन इंटरेस्ट रेट इंटू करके डेट आता है, इंटरेस्ट आता है, राइट। टोटल डेट पे एक सर्टेन इंटरेस्ट रेट होगा, उसे इंटू करके हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा, जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सब मेरे साथ हैं सर, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सिंपल सी बात है। तो फिर तो ये मैं ये बोल सकता हूँ कि डेट का तो यहाँ पे हमारा चला गया। अब ये जो बचा मेरा पैट, अगर टैक्स नहीं रहता है जो हम हमेशा बात करते हैं, तो अब जो बचा मेरा यहाँ पे अमाउंट बचा, ईबीटी या पैट जैसे मैं बोलूँ, तो वो पैट पूरा का पूरा किसका हुआ, वो पैट पूरा का पूरा हुआ सर हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स का। मेरा डेट से इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट को बाद देने के बाद जो अमाउंट बचा, जो पैट बचा, वो पैट मेरा पूरा इक्विटी शेयर होल्डर्स का है, राइट। हाँ सर, राइट। अब इसमें आप लोगों को क्या ध्यान देने का चीज़ है, इसमें क्या ध्यान देने का चीज़ है, मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स, वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स, राइट। हाँ, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय केडी। क्या लिखा मैंने, ये क्या लिखा मैंने, ये वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स में इस इक्वल टू मैंने लिखा इंटरेस्ट डिवाइड बाय केडी। कोई दिक्कत इस लाइन में, इस फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। मैंने अभी आपको क्या बोला, मैंने अभी आपको क्या बोला, ये जो डेट है इस पे मैं कॉस्ट इंटू करता हूँ विच इज़ माई केडी, तो मुझे इंटरेस्ट आता है। ये डेट, और यही तो डेट है, ये वैल्यू पे अगर, ये वैल्यू पे अगर मैं ये केडी इंटू कर दूं तो इंटरेस्ट आएगा, वही मैंने बोला, उसी को मैंने घुमा के यहाँ पे इस फॉर्मेट में लिखा है। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है सर। अब अगर मान लो ये मेरा वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स आया, तो मेरा नेक्स्ट क्या है, वैल्यू ऑफ इक्विटी। सर आप सिर्फ डेट और इक्विटी की बात क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमारा पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर में कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज हैं
अलग अलग मॉडल्स है, सब में ये अजम्पशन लिया हुआ है, सब में ये अजम्पशन लिया हुआ है सर कि ओनली डेट एंड इक्विटी आर द ओनली टू फॉर्म्स ऑफ कैपिटल इन माय कैपिटल स्ट्रक्चर। इसलिए मैं सारी बातें आपको डेट और इक्विटी की करा रहा हूं। हमारे को प्रेफरेंस का कोई बात ही नहीं है, प्रेफरेंस हैज बीन इग्नोर्ड, कंप्लीटली इग्नोर्ड। समझ में आया? हाँ समझ में आया। इसीलिए मैं बोल रहा हूं जो वैल्यू ऑफ इक्विटी है ये क्या होगा, ये मैं इसे बोल सकता हूं पैट, क्या बोल सकता हूं, पैट, या फिर आफेश। आफेश क्या है? अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, ये पैट या आफेश डिवाइड मैं किससे करूंगा, डिवाइड मैं कर सकता हूं के ई से। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत हो रही है? समझ में आ रहा, लॉजिक समझ में आ रहा आपको? फॉर्मूला मैं चाहता तो सीधा आपको फॉर्मूला बता देता कि इसका ये फॉर्मूला होता है, इसका ये फॉर्मूला होता है, आगे बढ़ा देता, नहीं, लेकिन उससे मज़ा नहीं आएगा सर। हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ, हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। प्रैक्टिकल को प्रैक्टिकल के तरीके से पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा, प्रैक्टिकल को प्रैक्टिकल के तरीके से पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा। इसीलिए एक एक चीज़ को हम एक्सप्लेन भी साथ साथ करते चल रहे हैं। वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स मैंने आपको बता दिया, वैल्यू ऑफ इक्विटी मैंने आपको बता दिया, समझ में आ गया? वैल्यू ऑफ फर्म मैंने कैसे बताया? वैल्यू ऑफ फर्म इज कैपिटल प्लस डेट, मतलब कैपिटल हुआ ये और डेट क्या हुआ, डेट हुआ हमारा वैल्यू ऑफ डेट। पूरा चीज जुड़ गया, पूरा स्टोरी आ गया एक साथ। हाँ, एक और जरूरी बात, चलो अब नोट्स पे आते हैं एक बार। वैल्यू ऑफ फर्म, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ फर्म इज क्रिटिकल इन दिस चैप्टर, मतलब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा वैल्यू ऑफ फर्म का कैलकुलेशन से। आपके क्वेश्चंस में आपको सिर्फ वैल्यू ऑफ फर्म्स निकालने का ही क्वेश्चंस आएगा, उसी में आईसीआई आपको अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम करेगा, वहाँ पे आपको पूछेगा। ठीक है, लेकिन हमारे बच्चे सब स्मार्ट है सर, सब आंसर कर देंगे तो यस करेंगे ही। ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, ये वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्टिमल वर्ड का मतलब क्या हुआ? बेस्ट पॉसिबल, ऑप्टिमल रिसोर्सेज। अपने पढ़ते थे ना इकोनॉमिक्स में, सीए फाउंडेशन में आपने पढ़ा ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज। मतलब क्या था? ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज क्यों बोलते थे? बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। याद आ रहा है सबको? सीए फाउंडेशन, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, हमें उसका ऑप्टिमल यूज करना चाहिए। ऑप्टिमल यूज मतलब बेस्ट पॉसिबल यूज करना चाहिए। सिमिलरली कैपिटल स्ट्रक्चर में भी हम बोलते हैं कि ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर ही होना चाहिए, ताकि वाई, बिकॉज एट ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर माई वैल्यू ऑफ फर्म इज द हाइएस्ट, वेयर वैल्यू ऑफ फर्म इज द हाइएस्ट। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ फर्म का निकालने का एक और तरीका, सिंपल सी बात है ना। यहाँ देखो, वैल्यू ऑफ फर्म मैंने आपको यहाँ जोड़ के दिखाया। मैंने क्या किया, आपको ये जोड़ के दिखाया। अगर मैं ऐसे करूँ उससे, वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल्स टू डिबेंचर प्लस इक्विटी। ठीक है, जो हमने डिस्कस किया। इसमें एक और बात अब, डिबेंचर इज व्हाट? इंटरेस्ट बाय केडी प्लस इक्विटी इज व्हाट? माय पैट डिवाइडेड बाय केई। सर ये अल्टीमेटली बन क्या रहा है? अल्टीमेटली तो यही हो रहा है ना कि EBIT डिवाइडेड बाय KO या फिर WACC, जैसे भी आप लोग उसे बोलो, दोनों चीज़ बोल सकते हैं। EBIT डिवाइडेड बाय KO, ये अल्टीमेटली बन यही रहा है। ये वाला चीज़ यही तो है हमारा व्हाट? हमारा वैल्यू ऑफ फर्म, EBIT बाय KO। समझ में आया किसी को? सबको? हाँ समझ में आ गया सर। डिटेल में हमने इसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी डिस्कस करके रखा है। बिकॉज रीज़न क्या है, आप लोग वो वापस मैं एक बार रिआइटरेट कराता हूँ। रीज़न क्या है? EBIT से ही मेरा इंटरेस्ट का खर्चा निकल रहा है, इंटरेस्ट के बाद जो बचता है वो मेरा इक्विटी को जा रहा है।
जो हमने बात किया। अब जो EBIT है वो टोटल है, वो टोटल मेरा क्या है फिर वैल्यू ऑफ फर्म के लिए वो ही तो चाहिए, वही तो मेरा EBIT है, वो मेरा वैल्यू ऑफ फर्म का कैलकुलेशन में आता है। इसीलिए समझ में आया? हाँ सर। ये फॉर्मूला का इंस्पिरेशन कहाँ से? ये कुछ देख के याद आ रहा है? ये फॉर्मूला देख के कुछ याद आ रहा है? कोई और फॉर्मूला याद आ रहा है क्या? CA फाउंडेशन या क्लास 11 12 कोई और फॉर्मूला याद आ रहा है? जल्दी बताओ सब, जल्दी सोचो। मैं एक वर्ड लिखता हूँ। क्या है ये? परपेचुइटी। परपेचुइटी का फॉर्मूला क्या था? A/R याद है किसी को? A/R परपेचुइटी। ए क्या था हमारा? एवरी ईयर एनुअल इंस्टॉलमेंट जो मेरे थे वो ए थे, एनुअली जो आ रहे थे रुपए। मैं जस्ट आपको समझाना चाह रहा हूँ कि सब चीज़ को लिंक करा देता हूँ, इसीलिए मैं आपको ये डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है ना? हाँ सर ठीक है। ये टाइमलाइन है, अगर मान लो अगर ये टाइमलाइन है, हर साल ये ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 और ये इन्फिनिटी। ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 और इन्फिनिटी। हर साल अगर मैं वैसे बोलूँ 10,000 करके रुपए आने वाले हैं, 10,000 10,000 10,000 10,000 टिल इन्फिनिटी। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आ ही सकता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 10%। 10% क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये मेरा इन्फिनिटी तक आ रहा है, वरना आप लोग क्या करते? PVAF के तरीके से कर लेते, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर लगा के। एक सब नंबर का मैं अगर हॉल्ट लगा देता, एक स्टॉप दे देता कि 5 इयर्स 10 इयर्स 50 इयर्स कुछ भी एक दे देता, तो आप लोग PVAF करके आराम से कर लेते। हमने डिस्कस करके रखा है इसे भी। बट अभी मैंने कह दिया कि ये इन्फिनिटी तक जाएगा। अब अगर ये इन्फिनिटी तक जाएगा तो आज के दिन का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? आज के दिन का वैल्यू कैसे निकालेंगे? आज के दिन का वैल्यू हम क्या करेंगे? आपको देख के समझ में आ रहा है? 10,000 डिवाइडेड बाय 10%। अगर मान लो मैंने 1 लाख रुपया का बैंक में डिपॉजिट किया है, अगर मान लो 1 लाख मैंने आज बैंक में डिपॉजिट कर दिया, यहाँ मैंने 1 लाख डिपॉजिट, और हर साल मुझे 10,000 आ रहे हैं, हर साल मुझे 10,000 आएंगे टिल इन्फिनिटी। हर साल 10,000 आएंगे टिल इन्फिनिटी। तो मतलब क्या? 10% के हिसाब से हर साल 10,000 आते रहेंगे टिल इन्फिनिटी। 1 लाख मेरा जमा पड़ा है, मैं ये जो 1 लाख निकाल रहा हूँ, उस 1 लाख ये जो 10,000 मुझे मिल रहा है, मैं उसे विदड्रॉ कर ले रहा हूँ एवरी ईयर और यूज़ कर ले रहा हूँ। मैं उसे वापस ढाल नहीं रहा, मैं वापस उसे जमा नहीं कर रहा। ये बात हमें ध्यान रखना, कोई कन्फ्यूजन नहीं चाहिए इसमें। ये जो 10,000 हर साल आ रहा है, ये 10,000 मैं वहाँ से निकालता हूँ और अपने पास जमा कर लेता हूँ, या मुझे जो भी उसका करना वो मैं करता हूँ। वो 10,000 मैं वापस बैंक में जमा नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है कि ये सिंपल इंटरेस्ट है, PRT/100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। बट टाइम इज इन्फिनिटी, तो हमारा सिर्फ प्रिंसिपल इंटू रेट से हर ईयर का वैल्यू आ रहा है और वो हमें टिल इन्फिनिटी मिल रहा है। समझ में आया? कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का भी रिवीजन करा दिया। चलिए हमने चलो सर आगे बढ़ो सर, हमारा कंप्लीट ही नहीं होगा चैप्टर। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको? वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ डेट मैंने बताया इंटरेस्ट बाय KD, वैल्यू ऑफ इक्विटी आफेज बाय KE। वैल्यू ऑफ फर्म क्या हुआ? वैल्यू ऑफ फर्म इज S+D। S हम वैल्यू ऑफ इक्विटी को S बोलता है इंस्टीट्यूट अगर वैल्यू ऑफ इक्विटी को S बोलता है तो हम भी S बोलेंगे। आप E भी बोल लो, जैसे भी आपको याद रखना है। बट जैसे ICI बोलता है वैसे करने में, जहाँ ICI गलत नहीं है वहाँ कोई हमें हर्जा नहीं है उसे दूसरा अपना ऑल्टरनेटिव देने का। तो अपने भी S बोलते हैं, बेटर रहेगा। S+D हमारा वैल्यू ऑफ फर्म आ गया। बढ़िया से हो गया सर? वैल्यू ऑफ फर्म समझ में आया सबको? हाँ कि ना? सब हाँ बोलेंगे, सब हाँ बोलेंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करेंगे सर वैल्यू ऑफ फर्म समझ में आ गया। कमेंट सेक्शन में कमेंट चाहिए सर वैल्यू ऑफ फर्म समझ में आ गया। ठीक है, हाँ ओके सर, कर देते हैं अभी। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज जो मैंने आपको कहा ना, हमारे जो मॉडल्स हैं वो कराने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट कर लेते हैं, फिर कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज में भी फटाफट से कर लेंगे सर। इनडिफरेंस पॉइंट क्या होता है? इनडिफरेंस पॉइंट एनालिसिस हमारे इस चैप्टर का पार्ट है। जैसी नाम से समझ में आ रहा होगा, इनडिफरेंस, इनडिफरेंस मतलब इनडिफरेंट होना। इनडिफरेंट क्या चीज़ में होते हैं? दो चीज़ में इनडिफरेंट होना। इंडिया, भारत, हिंदुस्तान,
इनडिफरेंटली है ना, इंटरचेंजेबली यूज्ड है, मतलब एक ही है। वैसे ही इंडिफरेंस पॉइंट मतलब कि एक ऐसा पॉइंट जहां पे मैं क्या बोलता हूं, मैं आपको मेरा कोई मत नहीं रहेगा, मैं दोनों तरफ इनडिफरेंट हूं, चाहे मैं इस रास्ते जाऊं चाहे उस रास्ते जाऊं, ये रास्ता चाहूंगे तो भी मुझे मैं डेस्टिनेशन पहुंच जाऊंगा, इस रास्ते जाऊंगा तो भी डेस्टिनेशन पहुंच जाऊंगा, मेरा इनडिफरेंस पॉइंट है ये। हमारे लिए कहाँ से आता है सर, रेलेवेंट क्या है इसका, इंडिफरेंस पॉइंट का मतलब इट मीन्स अ पॉइंट वेयर अ कंपनी इज इनडिफरेंट बिटवीन टू कैपिटल स्ट्रक्चर्स। कैपिटल स्ट्रक्चर अगर हम बात कर रहे हैं तो इंडिफरेंस पॉइंट कहाँ आया, कैपिटल स्ट्रक्चर के केस में, बिकॉज ईपीएस दोनों में सेम है। हमें हमेशा ईपीएस देखना है, बात खत्म। मेरा टारगेट क्या है, मेरे दिमाग में मेरा लक्ष्य रहना चाहिए ईपीएस ईपीएस ईपीएस, ईपीएस शुड बी मैक्सिमम। अगर ईपीएस मैक्सिमम है तो सब बढ़िया, सब चंगा, ठीक है। ईपीएस कैसे निकलता है आप सबको पता है, ये देख के घबराना मत, बेसिकली इसी के लिए मैंने यहाँ पे इजी करके भी दे दिया। दिस इज आफेज बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ही, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ईबीटी आया, उससे हम पोस्ट टैक्स किए, प्रेफरेंस डिविडेंड हटाए, क्या बचा, आफेश बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, वही है ये, वही है, पीएसबी वही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट छोटा सा बात, एक तो रिलेशनशिप बिटवीन इंडिफरेंस पॉइंट एंड फाइनेंशियल लेवरेज। बेसिकली द थिंग इज कि अगर मेरा ईबीआईटी ज़्यादा हो, इंडिफरेंस पॉइंट अगर है, मतलब दो कैपिटल स्ट्रक्चर्स का ईपीएस सेम है, ठीक है। हाँ, अब अगर ईबीआईटी मेरा ज़्यादा है इंडिफरेंस पॉइंट से, तो फिर हाई फाइनेंशियल लेवरेज कैन इंक्रीज माई ईपीएस। हाउ सर, हाउ जैसे मान लो अगर ईबीआईटी है यहाँ पे 1 लाख, लेस इंटरेस्ट, ईबीआईटी हमने एग्जाम्पल में लिया है 1 लाख, अगर लेस इंटरेस्ट है 40,000, तो 60,000 क्या आएगा ईबीटी। मेरा फाइनेंशियल लेवरेज क्या बोलता है, ईबीआईटी बाय ईबीटी, मतलब कि 10 lakhs by 6 lakhs विच इज़ माई 1.67 आता ही है, आप लोग चेक कर लेना। तो 10 लाख बाई 6 लाख हुआ ही है। अगर सर 6 लाख नहीं, सॉरी 60,000 है ये, सॉरी ये 60,000 है, तो ये आपका चेंज हो जाएगा, ये 16 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। फिर जो भी है आप लोग का ये जो आया, ये ध्यान दो आप लोग, यहाँ पे भी ये मेन है आप लोग का, ये जो आया सर हमारा, बोलो क्या हमारा सर आया, फाइनेंशियल लेवरेज 10 लाख बाई 60,000 करके, ठीक है। अगर ये इंटरेस्ट का अमाउंट बड़ा होता, अगर ये इंटरेस्ट का अमाउंट इंस्टेड ऑफ 40,000, अगर इंस्टेड ऑफ 40,000 80,000 होता, तो ये क्या आता, 20,000, ये क्या आता, 20,000 आता। हमारा पेन नहीं चल रहा, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। तो मैंने क्या बोला आपको, ये 20,000 होता, तो मेरा ईबीटी 20,000 होता, तो मेरा फाइनेंशियल लेवरेज कितना होता, तो मेरा फाइनेंशियल लेवरेज होता है 1 लाख बाई 20,000, कितना आता सर, 5 टाइम्स। 1 लाख बाई 20,000 कितना आता, 5 टाइम्स। समझ में आ रहा है मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, समझ में आ रहा है। ये आ रहा है सर 1.67 टाइम्स, ये आ रहा है 5 टाइम्स, एक आ रहा है 1.67 टाइम्स और एक आ रहा है 5 टाइम्स। वाई, बिकॉज इंटरेस्ट बढ़ गया मेरा क्या हुआ सर, इंटरेस्ट बढ़ गया। ये इंटरेस्ट देख रहे हो, ये बढ़ गया, 40,000 था पहले, वो 80,000 हो गया। यही बोलना चाह रहा हूं मैं इधर कि हाई फाइनेंशियल लेवरेज कैन इंक्रीज माई ईपीएस, बिकॉज जितना लेवरेज हम बढ़ाते हैं क्या होता है सर, उससे हमारा ईपीएस बढ़ने का चांस बढ़ता है, तभी तो हम लेवरेज बढ़ाते हैं। फाइनेंशियल लेवरेज बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, और डेट लेना, और डेट हम क्यों लेंगे, हमें एक्सपैंड करना, हमें ग्रो करना है, जो भी करना है। तो इसीलिए अल्टीमेट द ऑब्जेक्टिव इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ अर्निंग्स पर शेयर। समझ गए, हाँ सर। इसी का रिवर्स, अगर मेरा ईबीआईटी कम है इंडिफरेंस पॉइंट से, तो हमें लेस फाइनेंशियल लेवरेज लेना चाहिए,
और या फिर इक्विटी से ही हमें जाना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है सर, डन है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, फिनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, फिनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट हमने सुना है सर, ब्रेक इवन पॉइंट तो हमने सुन के रखा है। फिनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या हो गया? ब्रेक इवन पॉइंट जो आपने लेवरेज चैप्टर में पढ़ा था, जो मैंने आपको समझाया था, फिनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या हुआ? वो जो ब्रेक इवन पॉइंट हमने वहाँ पढ़ा था वो था ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट, हम बोल सकते हैं उसे। उससे मेरा मतलब कि मेरा फिक्स्ड कॉस्ट बिफोर ईबीआईटी जो रहता है, वो मेरा फिक्स्ड कॉस्ट जो है सर वो यूज़ होता है। मतलब कि सर बेसिकली वहाँ पे मेरा ईबीआईटी शुड बी ज़ीरो, मेरा फिक्स्ड कॉस्ट शुड बी इक्वल टू माई कंट्रीब्यूशन, एंड माई कंट्रीब्यूशन एंड फिक्स्ड कॉस्ट व्हेन दे आर इक्वल, माई ईबीआईटी शुड बी ज़ीरो। दैट इज माई ब्रेक इवन पॉइंट और ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ नया चीज़, फिनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। नाम से ही समझ में आ गया होगा सर कि अगर फिनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट मतलब इंटरेस्ट और ईबीआईटी सेम होना चाहिए, मतलब ईबीटी ज़ीरो हो जाएगा। राइट, मेक सेंस? सबको समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है। ये देखो मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट देखो, ये वाला ब्रेक इवन पॉइंट और फिनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट आर डिफरेंट। ईबीआईटी और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जीरो होना चाहिए, यहाँ ईपीएस जीरो होना चाहिए। ईबीटी जीरो होगा तो ईपीएस भी ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। इतना सही बात है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल कम टू आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। एकदम ध्यान दो आप लोग, हम लोग एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ गए अब, एकदम सीरियसनेस के संग। चलो रेडी, शुरू करें सर? हाँ शुरू करो। यहाँ देखो आप लोग, मुझे देखो एक बार, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी से मुझे देखो एक बार, मैं फुल स्क्रीन में अपने आप को ले आता हूँ। हाँ, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज में दो इंपॉर्टेंट थ्योरी है। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी जो भैया लोगों ने दे के गए हैं हमें, वो उसमें दो इंपॉर्टेंट थ्योरी है। एक का नाम है रेलेवेंस थ्योरी, दूसरा का नाम है इररेलेवेंस थ्योरी। पहला का नाम क्या है सर? पहला का नाम है रेलेवेंस थ्योरी, दूसरा का नाम है इररेलेवेंस थ्योरी। नाम से तो कोई दिक्कत नहीं, जो भी नाम हो अपने लिए क्या रेलेवेंट है सर ऐसा। तो अब आप लोग इसमें बात देखो, आ जाओ अब एक बार मैं वापस फुल स्क्रीन में लिखाता हूँ। रेलेवेंस थ्योरी में तीन अप्रोचेज या तीन मॉडल्स दिए गए हैं। रेलेवेंस थ्योरी में तीन अप्रोचेज या तीन मॉडल्स दिए गए हैं। कौन कौन से? नेट इनकम अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, या फिर मोदी-गिलानी एंड मिलर अप्रोच। मोदी-गिलानी एंड मिलर अप्रोच को एमएम अप्रोच बोलते हैं। तो ये तीन रेलेवेंस थ्योरी में है, और इररेलेवेंस थ्योरी में दो है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच और मोदी-गिलानी और मिलर अप्रोच। ये है विथ टैक्स और ये है विदाउट टैक्स। एक एक करके हम सारा अप्रोचेस डिस्कस कर लेते हैं, हमारा चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। बस इतना सही है, ये 5 थ्योरी को ही रिवाइज करना है। इसी 5 थ्योरी पे इंस्टीट्यूट आपसे क्वेश्चन पूछने वाला आपके एग्जाम्स में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से समझ जाए ये सब थ्योरीज, ताकि एग्जाम बहुत अच्छे से आपका जाए। ठीक है, नाउ 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 फोकस फोकस। रेलेवेंस थ्योरी एक चीज़ बोलता है, रेलेवेंस थ्योरी एक चीज़ बोलता है कि मेरा वैल्यू ऑफ फर्म, मुझे दोनों थ्योरीज को यूज़ करके, सारे मॉडल्स को यूज़ करके निकालना क्या है? हमें निकालना वैल्यू ऑफ फर्म पे ही है। हमारा सारा थिंकिंग वैल्यू ऑफ फर्म के हिसाब से ही होगा। वैल्यू ऑफ फर्म मेरा रेलेवेंस थ्योरी बोलता है वो चेंज हो जाएगा विद द चेंज इन डेट इक्विटी स्ट्रक्चर। एज द नेम सजेस्ट, बिकॉज रेलेवेंस थ्योरी नाम से समझ में आ रहा है, वैल्यू ऑफ फर्म चेंजेस विद चेंज इन डेट इक्विटी स्ट्रक्चर। ठीक है। सेकेंड, इररेलेवेंस थ्योरी। इररेलेवेंस थ्योरी क्या बोलता है सर? इररेलेवेंस थ्योरी ये बोलता है कि वैल्यू ऑफ फर्म डज नॉट चेंज। नाम से समझ में आ रहा है, इररेलेवेंट है। इररेलेवेंट है मतलब चेंज का दरकार ही नहीं है, चेंज होगा ही नहीं विद चेंज इन डेट इक्विटी स्ट्रक्चर। यहाँ पे कोई चेंज होने से वैल्यू ऑफ फर्म में कोई चेंज नहीं होगा। समझ में आ गई बात? हाँ सर। तो अब हम क्या करते हैं, फटाफट दोनों थ्योरीज को कर लेते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, बेसिक अजम्पशंस कुछ है। जैसे मान लो लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है सर? कंसिडरिंग अदर थिंग्स इक्वल, इंपॉर्टेंट लाइन विद अंडरलाइन, कंसिडरिंग अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, कॉमा, द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस विथ डिक्रीज इन डिमांड एंड वाइस वर्सा। वैसा मेरा डिमांड और प्राइस में इन्वर्स रिलेशनशिप है, लॉ ऑफ डिमांड ये बोलता है। हाँ सर यही बोलता है सर, हाँ याद आ गया, यही बोलता है। इसमें मैं लॉ ऑफ डिमांड बोलने से मेरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि कंसिडरिंग अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल है। मतलब कि अगर मान लो कोई वॉर हो जाए,
कोई पैंडमिक हो जाए, कुछ इस टाइप का अजीब सा घटना हो जाए, हमारा कोरोना वायरस जैसा, जहाँ पे क्या हो रहा था, दाम बढ़ने के बाद भी डिमांड घट नहीं रहा था, बिकॉज सबको लग रहा था कल और महंगा ना हो जाए। समझ में आ रहा है सबको? समझ लग रहा था सबको कि कल और महंगा ना हो जाए, आज ही खरीद लो। इसीलिए ये सब, ये क्या बोलते, एक्सट्रीम सिचुएशंस को छोड़ दो तो कंसिडरिंग अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, हमारा लॉ ऑफ डिमांड था। वैसे ही सिंप्लिसिटी के लिए, मार्क दिस वर्ड, सिंप्लिसिटी के लिए कुछ अजम्पशंस लिए गए हैं हमारे थ्योरीज के द्वारा, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज के द्वारा, जो हमें पढ़ना है सर। देखो ये आप लोगों का लिए थ्योरी के लिए भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रीवियस एग्जाम में ही गॉर्डन मॉडल के अजम्पशंस पूछे गए थे, तो बड़ी बात नहीं है कि आप कैपिटल स्ट्रक्चर के अजम्पशंस पूछा जाए, इसलिए ज़रूर पढ़ के जाना, इसे स्किप मत करना, ठीक है? हम सब पढ़ेंगे सर, हम कुछ स्किप नहीं करेंगे, पक्का, प्रॉमिस। चलो ध्यान दो, देयर ओनली टू सोर्सेज ऑफ फंड्स, जो मैंने आपको बताया, डेट और इक्विटी, हम ये मानते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म विल रिमेन कांस्टेंट। हाउ? टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म विल रिमेन कांस्टेंट। सर यहाँ पे जो आपने बैलेंस शीट बनाई थी इतना सुंदर सा, मैं बोल रहा हूँ ये एसेट सेम रहेंगे। कैसे सेम रहेंगे? अगर ये चेंज होता है उतना सा से ये भी चेंज हो जाएगा। कैपिटल अगर बढ़ता है तो डेट उतना से घट जाएगा। समझ में आ रहा? तभी तो सेम रहेगा। मेरा मेरा टोटल एसेट सेम कैसे रहेगा? टोटल एसेट सेम रहने का मतलब क्या है सर? आई आपका ऐसा माइक हिल गया। अगर हमारा टोटल एसेट सेम रहने का मतलब क्या है सर? टोटल एसेट सेम रहने का मतलब ये है कि जितना से कैपिटल में चेंज होगा उतना से ही डेट में भी चेंज हो जाएगा। आ जाओ इधर, हमारे नोट्स में आ जाओ, फटाफट से मैं बता देता हूँ। टोटल एसेट रिमेन कांस्टेंट, द डिग्री ऑफ लेवरेज कैन बी चेंज बाय सेलिंग डेट, और डेट ले लो। सेलिंग डेट का क्या मतलब है? सेलिंग डेट से कंफ्यूज मत होना, सेलिंग डेट से क्या मतलब है? सेलिंग डेट से ये मतलब है कोई भी चीज़ को सेल करने से क्या मिलता है? पैसा मिलता है। एकदम ऐसे सोचो, कोई भी चीज़ को सेल करने से पैसा मिलता है। डेट सेल करने से मतलब हमें पैसा मिल रहा है, मतलब डेट और हम दे रहे हैं और इशू कर रहे हैं। डेट हम और इशू करें तभी पैसा मिलेगा। हाँ सर, राइट, वही चीज़ है। सेलिंग डेट मतलब टेकिंग मोर डेट टू परचेज शेयर्स, और सेलिंग शेयर्स टू परचेज शेयर्स, पहला चीज़। या फिर सेलिंग शेयर्स टू रिटायर डेट, शेयर्स बेच के पैसा आया, उस पैसे से डेट का चुकता करो। समझ में आया? हाँ समझ में आ गया, ठीक है। सेकेंड, देयर आर नो टैक्सेस, टैक्सेस नहीं है हमारे यहाँ, ठीक है। डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 100%, मतलब जितना भी कंपनी कमा रहा है सारा का सारा डिविडेंड में दे दे रहा है। जितना भी कंपनी कमा रहा है सब डिविडेंड में दे दे रहा है। क्यों सर? ये देखो यहाँ पे जो मैंने परपेचुटी आप लोगों को समझाई थी ना, वापस हर साल 10,000 करके दे दे रहा है, कुछ रख नहीं रहा है, इसलिए ये दिस 1 लाख इज इंटैक्ट, दिस 1 लाख इज इंटैक्ट, और एवरी ईयर द कंपनी इज पेइंग 10% ऑन दिस 1 लाख विच इज 10,000, वो हर साल कंपनी चुकता किए जा रहा है, कुछ रख नहीं रहा है, इसीलिए हमारा यहाँ पे डिविडेंड पे आउट इज 100%। कुछ रखेगा नहीं तो ग्रोथ नहीं होगी कंपनी की। याद है हमने डिस्कस किया था, ग्रोथ इज इक्वल्स टू रिटेंशन रेशियो इनटू रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटेंशन रेशियो क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, बिकॉज सारा का सारा पे आउट हो रहा है, सारा का सारा पे आउट हो रहा है, रिटेंशन कुछ नहीं हुआ तो ग्रोथ कुछ नहीं हुआ। ऑब्वियस बात, एकदम क्लियर, यस। फर्म का टोटल फाइनेंसिंग रिमेन्स कांस्टेंट, जो हमने बात किया, इक्विटी और डेट का कॉम्पोजिशन टोटल में सेम रहेगा, तो टोटल फाइनेंसिंग हमारा हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, बिजनेस रिस्क इज कांस्टेंट ओवर टाइम, एक और असम्पशन, रिस्क हमारा कांस्टेंट रहता है। लास्ट, फर्म का परपेचुअल लाइफ है, नहीं, बीआईटी विल रिमेन कांस्टेंट। हो गया सब लिंक, सारी बातें लिंक हो गई सर। परपेचुअल लाइफ का बात आ गया, परपेचुटी की, हाँ हाँ याद सर, अब समझ में आया सर, उस समय आप क्या कहना चाह रहे थे, अब समझ में आ गया, वेरी गुड। अब एक चीज आप लोग यहाँ ध्यान दो, और एक नेट इनकम अप्रोच से स्टार्ट करते हैं सर। हमने बात किया कुछ अप्रोचेज हैं, हमने बात किया सर कुछ अप्रोचेज हैं, रुको यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ देखो कुछ अप्रोचेज हैं, नेट इनकम अप्रोच, एडिशनल अप्रोच, एमएम अप्रोच, उस तरीके से। अब हम सबसे पहले कौन सा अप्रोच कर रहे हैं? सबसे पहले हम कर रहे हैं नेट इनकम अप्रोच, ठीक है। नेट इनकम अप्रोच वाले क्या बोल के गए हैं? नेट इनकम अप्रोच वाले क्या बोल के गए हैं कि मैं जितना ज़्यादा डेट बढ़ाऊंगा, मैं जितना कंपनी में डेट का इनफ्लो लूँगा, उतना ज़्यादा मेरा वैल्यू ऑफ फर्म होगा। कैसे सर, कैसे कैसे सर, कैसे? क्योंकि मैं जितना डेट बढ़ाऊंगा, मान लो आप लोग यहाँ पे देखो, चार्ट में देखो, समझ में आ जाएगी सब बात।
जितना ज़्यादा मैं डेट बढ़ाऊंगा, ये जितना ज़्यादा बढ़ रहा है, डेट का लाइन है ये, मेरा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है WACC KW जो मैं बोल लूँ इसे, वो क्या हो रहा है सर, घट रहा है। वाई? बिकॉज देखो, अगर मान लो 15% KE है, 15% अगर KD भी है एग्जाम्पल, तो क्या होगा सर, KD में मेरा क्या होगा सर, बिकॉज KD में हमें टैक्स बेनिफिट मिलती है। याद आ रहा है? याद आ रहा है सर, KD में हमें टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो बिकॉज वहाँ पे वो जो टैक्स बेनिफिट हमें मिलता है, इससे अल्टीमेटली हमें हमारा KD सस्ता हो जाता है दैन KE। तो ये कम ये ज़्यादा, ये कम ये ज़्यादा, तो ये धीरे 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 कम होता जाएगा। समझ में आ रहा है? मान लो दूध है, दूध में क्या करते हैं सर, पानी मिला देते हैं। दूध में पानी मिलाने से उसका दूध का हमारा दाम घट जाता है, मतलब खर्चा कम पड़ता है। मान लो जिससे हम दूध खरीदते हैं, मान लो खटाल वालों से हमारे, तो वो क्या करते हैं सर, मान लो दूध में पानी मिला देते हैं, उससे क्या होता है, दूध का कॉस्ट कम होता है। दूध का कॉस्ट कम हो रहा है, ये दूध, ये पानी, पानी बढ़ रहा है, पानी बढ़ रहा है, ये पानी बढ़ रहा है, तो ये कॉस्ट कम हो रहा है। अब समझ में आ गया? हाँ, अब समझ में आ गया सर, वेरी गुड। तो यही बोलता है नेट इनकम अप्रोच कि जैसे जैसे डेट बढ़ेगा, वैल्यू ऑफ फर्म मेरा बढ़ेगा और WACC घटेगा और वाइस वर्सा। ठीक है। KU और KD विल रिमेन कांस्टेंट, KU एंड KD विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में 1 मिनट में आते हैं। एक बार हम पहले ये कंप्लीट करते हैं। हम अभी कर रहे हैं पहले रेलेवेंस थ्योरी। हम अभी क्या कर रहे हैं, रेलेवेंस थ्योरी। रेलेवेंस थ्योरी में बताओ सबको, रेलेवेंस थ्योरी में नेट इनकम अप्रोच हमने किया, नेट ऑपरेटिंग इनकम में रेलेवेंस थ्योरी है, तो हम उस पर एक बार आते हैं। अभी हम करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच इज़ अ बेटर अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच ज़्यादा सही है। मैं आपको बताता हूँ। चार्ट देखो, ये ग्राफ देखो। मतलब ट्रेडिशनल अप्रोच क्या बोलता है सर, ट्रेडिशनल अप्रोच क्या बोल रहा है कि जैसे जैसे अगर मैं KD बढ़ा रहा हूँ, अगर मैं डिवेंचर्स और इशू किए जा रहा हूँ, एकदम ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर मैं डिवेंचर्स और इशू किए जा रहा हूँ तो मेरा नेट इनकम अप्रोच क्या बोलता था, वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज होगा, मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल घटता चला जाएगा। ये क्या बोल रहा है कि जैसे जैसे मैं डिवेंचर बढ़ा रहा हूँ सर, तो मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बढ़ रहा है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी मेरा बढ़ रहा है। वाई? बिकॉज डिवेंचर्स, पहले एक सर्टेन अमाउंट का डिवेंचर्स था, अब डिवेंचर्स और आ गए, तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स थे उनका रिस्क भी तो बढ़ रहा है। कैसे सर, रिस्क कैसे बढ़ रहा है उनका? उनका रिस्क इसलिए बढ़ रहा है बिकॉज वो एग्जिस्टिंग जो डिवेंचर्स वाले हैं, वो जो एग्जिस्टिंग डिवेंचर्स वाले हैं, उनके जगह और डिवेंचर्स वाले अब आ रहे हैं। अब उनके जगह और डिवेंचर्स वाले आ रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इससे सबसे पहले हम उन्हें चुकता करेंगे, फिर इक्विटी के लिए कुछ बचेगा तो उन्हें देंगे। पहले डिवेंचर्स होल्डर्स को चुकता किया जाएगा, फिर कुछ बचेगा तो हम इक्विटी वालों को देंगे। राइट? तो इस वजह से क्या हो रहा है कि इक्विटी वालों का रिस्क सर बढ़े जा रहा है, इसीलिए मेरा KE बढ़ रहा है, मेरा KE बढ़ रहा है, मेरा KD मैंने बात की आपको बढ़ रहा है, तो मेरा KW भी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी मेरा बढ़ता चला जाएगा। देखो ये बेटर है मेरे प्रीवियस अप्रोचों से, बिकॉज KD कांस्टेंट है स्टार्टिंग में, बट व्हेन डेट इंक्रीजेज KD ऑल्सो इंक्रीजेज। हाँ, राइट बात है। इनिशियली KE ऑल्सो रिमेन्स कांस्टेंट स्टार्टिंग में, बट इंक्रीज एट द स्लो रेट, लेटर आफ्टर रीचिंग ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर इट इंक्रीजेज रैपिडली। ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर पहुंचने के बाद ये रैपिडली बढ़ रहा है। समझ में आया? हाँ सर। नेक्स्ट, KW ऑल्सो डिक्रीजेज इनिशियली। KW भी हमारा घट रहा है। क्यों घट रहा है सर? वही लॉजिक जो हमने पहले डिस्कस किया नेट इनकम अप्रोच में, कि ये सस्ता है, ये सस्ता है इसलिए ये नीचे की तरफ आ रहा है। बट फिर क्या हुआ सर, फिर ये मेरा बढ़ने लगा, ये मेरा बढ़ने लगा, तो ये भी मेरा बढ़ने लगा फिर, बिकॉज ये भी मेरा बढ़ने लगा। तीनों चीज़ मेरे फिर बढ़ रहे हैं। देखो, KW डिक्रीजेज इनिशियली ड्यू टू डेट अ चीप सोर्स, ड्यू टू डेट अ चीप सोर्स KD decreases initially, but after reaching an optimum level it also increases with an increase in KE and KD। समझ में आया? कुछ भी समझ में आया सर? हाँ सर, कि मेरा आपने जो बोला एग्जैक्टली वही तो बात है, कि मेरा क्या हो रहा है, KW भी बढ़ रहा है विथ इंक्रीजिंग KD एंड KE। ठीक है। ऑप्टिमम लेवल कौन सा होता है? जो ऑप्टिमम लेवल का हम बात कर रहे हैं कब से, ये ऑप्टिमम लेवल जो है, ये ऑप्टिमम लेवल कौन सा होता है सर?
लेवल व्हेन के डब्ल्यू इज मिनिमम कंपनी शुड एम फॉर दिस लेवल ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चरिंग। ऑब्वियस सी बात है, कॉस्ट कम रहना चाहिए, वही मेरा ऑप्टिमम लेवल है। मेरा कॉस्ट सबसे कम कहाँ है, यहाँ है, दिस इज माई ऑप्टिमम लेवल। फिर क्या हो रहा है, यहाँ से बढ़ रहा है मेरा कॉस्ट। समझ में आ गया सर। थर्ड, हमने क्या किया, हमने नेट इनकम अप्रोच डिस्कस कर लिया बढ़िया तरीके से, डन। नेक्स्ट हमने ट्रेडिशनल अप्रोच कर लिया, डन। थर्ड क्या है, मोदीग्लानी मिलर अप्रोच, मोदीग्लानी मिलर अप्रोच विथ टैक्स। मोदीग्लानी मिलर विदाउट टैक्स, विथ टैक्स, दो अप्रोचेस हैं, ये अब हम करने वाले हैं। ये करने से पहले अब मैं आपको इररिलेवेंट थ्योरी बता देता हूँ, फिर दोनों एमएम अप्रोच एक साथ पिक कर लेते हैं अपने। पहले इररिलेवेंट थ्योरी का मैं नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच करवा देता हूँ, फिर अपने क्या करेंगे, विद टैक्स विदाउट टैक्स का एमएम अप्रोच एक साथ डील कर लेंगे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, डन। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच क्या बोलता है, आपका नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच क्या बोलता है, ध्यान दो आप लोग। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच ये बोल रहा है कि सर आप जब केडी बढ़ा रहे हो, डेट बढ़ाए जा रहे हो, केडी मेरा बढ़े ही जा रहा है, तो मेरा इक्विटी वालों का भी रिस्क बढ़ रहा है सर। मेरे इक्विटी वालों का रिस्क बढ़ रहा है। जो लॉजिक हमने यहाँ डिस्कस किया वही वाला, ये बढ़ रहा है तो एक टाइम के बाद ये भी बढ़ रहा है, वही चीज़, ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है। जितना से ये बढ़ रहा है उतना से ये बढ़ रहा है, इसीलिए ये कांस्टेंट है सर। जितना से केडी बढ़ रहा है उतना से केई बढ़ जा रहा है मेरा, कि मेरा केडी जितना से बढ़ रहा है केई उतना से बढ़ जा रहा है। दैट इज़ वाई माई के डब्ल्यू इज कॉन्स्टेंट, दैट इज़ वाई दिस इज कॉन्स्टेंट। ये देखो यहाँ पे वही बात लिखी है, KD and KW constant है। As per this approach, when amount of debt rises, KE will also rise as the risk increases। जो हमने बात किया वही चीज़। Which will compensate for decrease in WACC। जितना से मेरा KD बढ़ रहा है उतना से ही KE बढ़ जा रहा है। दैट इज वाई माई WACC इज कॉन्स्टेंट। समझ में आया, हाँ बढ़िया से। रिजल्टिंग इन नो चेंज इन वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ फर्म इसलिए मेरा कोई चेंज नहीं हुआ सर। वेरी वेरी गुड। कैपिटल स्ट्रक्चर विल नॉट रिजल्ट इन चेंज इन वैल्यू ऑफ फर्म, जो हमने बात किया, बिकॉज क्या है, ये इररिलेवेंट थ्योरी है, हमारा वैल्यू ऑफ फर्म चेंज नहीं होता बिकॉज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। हमने पहले डिस्कस किया, यहाँ पे मैंने आपके लिए बढ़िया से लिखा भी है। ये चार्ट देखो, प्रॉपर इस चार्ट से आपका काम बन जाएगा। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी, रिलेवेंट थ्योरी, इररिलेवेंट थ्योरी, कौन कौन से नाम है, वैल्यू ऑफ फर्म में क्या होता है नहीं होता है, सारे बात दिए हुए हैं। अब हमारा बचा सा दो अप्रोचेस, एक बचा एमएम अप्रोच विथ टैक्स, एक बचा एमएम अप्रोच विदाउट टैक्स। रेडी है सब? क्लोज कर दे सर एक ही झटके में, एक ही झटके में क्लोज कर ले सर। हाँ बच्चों कर लेते हैं, चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, यहाँ ध्यान दो। एमएम अप्रोच विदाउट टैक्स, पहले एमएम अप्रोच विदाउट टैक्स कर लेते हैं सर, फिर विद टैक्स करेंगे। कुछ एडिशनल अजम्पशंस हैं इस अप्रोच में हमारे, जिसका भी हमें ध्यान रखना है। कहीं भी ऐसे पूछ लेगा एमसीक्यू में, थ्योरी क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन जो थ्योरी है आपका उसमें, तो अपने को रिस्क लेना ही नहीं है, अपने सब पढ़ के जाएंगे सर, अपने सब पढ़ के जाएंगे। कहीं से भी ऐसा पूछे, वी आर रेडी। चलो ठीक। कैपिटल मार्केट्स आर परफेक्ट, इन्फॉर्मेशन आर फ्रीली अवेलेबल एंड देयर इज नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, पहला मेरा अजम्पशन। परफेक्ट मार्केट है मेरा, वो मेरा अजम्पशन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल इन्वेस्टर्स आर रैशनल, मतलब सबको रिस्क के बदले रिटर्न चाहिए, सब एवरीवन इज चेजिंग हाई रिटर्न्स। नॉर्मल रैशनल थिंकिंग जो होते हैं सारे इन्वेस्टर्स के वही है, कोई नहीं चाहता मेरा रिटर्न कम से कम हो। ऑब्वियस बात है ना सर, आज अगर आप 1 लाख आज इन्वेस्ट कर रहे हो कहीं पे, तो आप रिटर्न तो हाई से हाई एक्सपेक्ट करोगे ना, घट नीचे का तो कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा, वही चीज़ है। फर्म्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू इक्विवेलेंट रिस्क क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिजनेस रिस्क, मतलब जिसका जितना बिजनेस रिस्क एक एक इक्विवेलेंट रिस्क क्लास बना के उसमें क्लब कर दिया जाएगा, ये आप लोग को ध्यान रखना है। वैल्यू एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी विल रिमेन अनचेंज इरिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर। ये सुना सुना बात लग रहा है? अभी तो 2 मिनट पहले बात किया सर हमने, ये सुना सुना लग रहा है? वापस पढ़ो। एज पर दिस अप्रोच वैल्यू एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ अ कंपनी रिमेन अनचेंज इरिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर। सेम बात तो सर एनओआई अप्रोच बोल के गया अभी, सेम बात तो एनओआई अप्रोच बोल के गया अभी। क्या बोल के गया? चार्ट देखो वापस, ये एनओआई अप्रोच का चार्ट लग रहा है सेम? यस, वही चीज़ है, वही चीज़ बोल रहा है सर कि मेरा केडी बढ़ रहा है तो उतना से केई बढ़ जाएगा, दैट इज़ वाई माई केडब्ल्यू विल रिमेन कांस्टेंट। यहाँ लिखा है मैंने सेम एज एनओआई अप्रोच, ये देखो
सेम एज NOI अप्रोच ही मैंने लिखा है आप लोग के लिए, दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है, बढ़िया से। अब आप लोग नेक्स्ट, एक और इम्पोर्टेंट बात, लीवर्ड फर्म और एक अनलीवर्ड फर्म, दो कंसेप्ट होता है सर। लीवर्ड फर्म एंड अनलीवर्ड फर्म दो कंसेप्ट है मेरे दोस्तों। आपने सुना होगा, आपने जो अपना हिंडनबर्ग सागा हुआ ना इतना बड़ा अडानी ग्रुप के ऊपर, एलिगेशंस में क्या थे, बहुत सारी बातें थी सर। इंपॉर्टेंट बात एक और क्या है कि मेरा अडानी ग्रुप इज कंसिडर्ड टू बी अ लीवर्ड फर्म, मतलब अडानी ग्रुप में डेट इज वेरी हाई, डेट इंक्रीज इन डेट, जितना डेट उतना लीवर्ड फर्म, लेवरेज उतना ज्यादा है, डेट ज्यादा मतलब लेवरेज ज्यादा, मतलब फर्म इज अ लीवर्ड फर्म। समझ में आ रहा है? अनलीवर्ड फर्म सर नाम से ही समझ में आ रहा है सर, लीवर्ड फर्म का उल्टा है अनलीवर्ड फर्म, मतलब डेट नहीं होगा। तो सर अगर डेट नहीं होगा अनलीवर्ड फॉर्म में, तो अनलीवर्ड फॉर्म में इक्विटी होगा, मतलब हाँ हाँ यस यू आर राइट, अनलीवर्ड फॉर्म में इक्विटी होगा। एंड सर लीवर्ड फॉर्म में क्या सिर्फ डेट होगा? फिर नो, लीवर्ड फॉर्म में डेट प्लस इक्विटी दोनों होंगे। इक्विटी तो होगा ही ना हर कंपनी में, विदाउट इक्विटी तो कोई कंपनी हो नहीं सकती, सारे कंपनी को इक्विटी तो इशू करना ही होता है सर, राइट? यस, बैंग ऑन, वी आर राइट, वी अंडरस्टूड। तो ये हमारा MM अप्रोच क्या बोलता है विदाउट टैक्स वाला, कि वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म। ठीक है? हाँ सर। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ओनली अफेक्टेड बाय द बिजनेस रिस्क, एक और हमारा अजम्पशन वो ठीक है। इसका फॉर्मूला वैल्यू ऑफ फर्म कैसे आया सर? नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसे अभी तक हम क्या बोल रहे थे सर? WACC। इसे हम क्या बोल रहे हैं सर अभी तक? WACC। ठीक है? हाँ ठीक है सर, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक फॉर्मूला और दिया आपका कैलकुलेशन का, कैलकुलेशन ऑफ KE के लिए। KE कैसे आता है? KE का फॉर्मूला क्या दिया? KE इज इक्वल्स टू KW प्लस KW माइनस KD इंटू डेट बाय इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्लस ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस कॉस्ट ऑफ डेट इंटू डेट बाय इक्विटी। ये कैसे आया सर ये फॉर्मूला? ये डेरिवेशन प्रॉपर मैंने आपके लिए इसका दिया है। KW कैसे आया? वेट नॉर्मल अपने को पता है। इधर देखो, सिर्फ फर्स्ट लाइन पे एक बार ध्यान दो कि फॉर्मूला स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, फिर आप लोग बोलोगे ओ यहाँ से। यस, KW इज WACC हमने पढ़ के रखा है। WACC कहाँ से आता है? WACC इज इक्विटी का वेट इनटू इक्विटी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्लस डिवेंचर का वेट इनटू डिवेंचर का कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब KD। वेट ऑफ इक्विटी इनटू KE प्लस वेट ऑफ डेट इनटू KD, यही बोलता है। यस यही बोला है। देखो इस ही फॉर्मूला से मेरा ये वाला फॉर्मूला डिराइव हुआ है। मेरा जो फॉर्मूला है वो यहीं से डिराइव हुआ है। कैसे हुआ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, वीडियो पॉज करके 1 मिनट के लिए अगर आपको देखना है तो। एग्जाम के लिए फॉर्मूला का डेरिवेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट यस जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ FM हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल के हिसाब से पढ़ेंगे तो मजा आएगा, नहीं तो सर ये भी हमारा कोई थ्योरी ही बन के रह जाएगा। ठीक है, समझ गया। नेक्स्ट सर, आपका माइक बहुत नीचे हो गया आज, हमारा माइक बड़ा तकलीफ दे रहा है सर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोट्स, जो इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने आपको कह के रखा है। लीवर्ड फर्म का मतलब डेट प्लस इक्विटी, अनलीवर्ड का मतलब ओनली इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ अ लीवर्ड फर्म इज मोर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ अनलीवर्ड फर्म। क्यों सर? इधर देखो मैं क्या लिख रहा हूं सर, मैं क्या लिख रहा हूं मेरे दोस्तों, इधर देखो। अगर डेट बढ़ेगा तो रिस्क बढ़ेगा, डेट बढ़ेगा तो रिस्क बढ़ेगा, है ना? कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। किसका रिस्क बढ़ेगा? फॉर इक्विटी, फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स मेरा रिस्क बढ़ेगा। एकदम डन है बात, यहाँ पे भी कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ ठीक है।
अगर रिस्क बढ़ रहा है, अगर इक्विटी वालों का रिस्क बढ़ रहा है, मतलब क्या हो रहा है? इक्विटी वालों का रिस्क बढ़ रहा है मतलब उनका कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बढ़ेगा, उनको डिमांड ज़्यादा करेंगे वो रिटर्न। वही चीज़ है कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ अ लीवर्ड फर्म, मतलब जिसमें डेट हाई ज़्यादा रहेगा, बिकॉज अनलीवर्ड फर्म में डेट कम है, उनका रिस्क कम है। एकदम सिंपल बात, देख लो अच्छे से आप लोग। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, हमारा लास्ट अप्रोच एमएम अप्रोच विथ टैक्स, ये करने के बाद अपना चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। सर ये अप्रोच का डिस्कस करने के बाद चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा? हाँ, कंप्लीट हो जाएगा। एमएम अप्रोच विथ टैक्स क्या बोलता है? एमएम अप्रोच विथ टैक्स बोलता है, ये 1963 में आया था। एमएम अप्रोच वालों को याद आया सर कि पहले वाले में तो हम टैक्स लेना ही भूल गए। एमएम अप्रोच वालों को याद आया बाद में जाके, 5 साल लगा उन्हें याद आने में। विदाउट टैक्स आया था 1958 में, ये वाली आई है 1963 में। ठीक है, उन्हें 5 साल लगा सर, उसके बाद याद आया कि हम तो टैक्स लेना ही भूल गए थे। टैक्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है आप लोग बताओगे? क्यों इंपॉर्टेंट है? मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताओगे क्यों इंपॉर्टेंट है। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ टैक्स क्यों इंपॉर्टेंट है। टैक्स इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज टैक्स के वजह से हमने पढ़ा है, टैक्स की वजह से हमारी इंटरेस्ट की सेविंग्स होती है। टैक्स में सेविंग्स इन टैक्स, टैक्स शील्ड, ये सब पढ़ा था हमने। हाँ पढ़ा था सर। वही चीज़ है, वही चीज़ है कि मेरा वैल्यू ऑफ अ लीवर्ड फर्म कैसे आएगा। विद टैक्स वाला अप्रोच में बोलता है वैल्यू ऑफ अ लीवर्ड फर्म कैसे आएगा। ये वैल्यू कैसे आएगा, ये वैल्यू कैसे आएगा? वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म, ये भूल जाओ आप लोग, भूल जाओ, ये भूल जाओ। हमने वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म पढ़ के रखा है। हाँ ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या हो रहा है? नेक्स्ट हम विद टैक्स वाला अप्रोच में आए हैं, तो कुछ चेंज होगा, मतलब वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म प्लस इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म प्लस टैक्स बेनिफिट। टैक्स बेनिफिट भी मैं इसमें जोड़ दूंगा तो मेरा वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म टोटल में आ जाएगा। और टैक्स बेनिफिट कैसे आता है? टैक्स बेनिफिट आता है डेट इनटू टैक्स रेट से। टैक्स बेनिफिट कैसे आता है? डेट इनटू टैक्स रेट से। सिंपल, इतनी सिंपल है सर। डेट क्या है? जितना का डेट होगा उस पर टैक्स रेट लगाओ, टैक्स बेनिफिट आ गया। अपने को पता है ये बात? हाँ पता है सर। वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म कैसे आएगा? ईबीटी बाई केई, जो हमने बात किया, केई केओ जैसे भी आपका होगा। मान लो ये डब्ल्यूएसीसी है, तो जो दिया रवा रहेगा डब्ल्यूएसीसी रहेगा, तो आपका ईबीआईटी बाई केओ हो जाएगा वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म। ठीक है। हाँ, छोटा सा समरी एमएम अप्रोच का जो हमने डिस्कस किया, वही सेम बात। विदाउट टैक्स में वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म, विथ टैक्स में वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म प्लस टैक्स बेनिफिट। इतना सही है। जितना हमने बात किया सारी बातें डिस्कस हो गई, हमारा चैप्टर कंप्लीट, फिनिश। सर 1 घंटा में कंप्लीट करा दिया हमने। 1 घंटा में कैपिटल स्ट्रक्चर पूरा रिवाइज कर लिया। समझ में आया आप सबको? अब आप लोग के एंड से क्या एफर्ट चाहिए? फिर से मैं कहता हूँ, हमारा एफएम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, हैंड रिटन प्रैक्टिस इसमें मस्ट है। आपका सेल्फ प्रैक्टिस, सेल्फ स्टडी कैसे होगा? सम्स आप लोग सॉल्व करिए, उससे आपका बहुत अच्छा से प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, हैंड रिटन प्रैक्टिस, हैंड रिटन प्रैक्टिस करना आपको, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये करके रखो आप लोग, कैपिटल स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये वीडियो पूरा देख लो, हैंड रिटन प्रैक्टिस करो, सम्स बनाओ, काम डन, आगे बढ़ जाओ। अगर आपको हमारा नोट्स चाहिए, ये मेरा नोट्स चाहिए पूरा, ये पूरा 120-25 पेज में सब पूरा हमने समराइज़ किया है। ये पूरा नोट्स मैं आपको डिलीवर करवा दूंगा आपके घरों तक। आपका नोट्स का हार्ड कॉपी, पूरा बुक आपके घर तक डिलीवर हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गूगल फॉर्म को भरना है, आपका डिटेल्स हमें मिल जाएगा, आपका एड्रेस का डिटेल मिल जाएगा बेसिकली, उससे हम आपके घरों तक ये बुक पहुंचा देंगे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं चाहता हूँ सारे बच्चे इसका बेनिफिट उठाएं, इस किताब का, इस नोट्स का बेनिफिट उठाएं। इतना बढ़िया तरीके से इसमें हर एक चीज़ हमने कवर किया। देखो आप लोग, सारे चैप्टर सब है इसमें, बढ़िया तरीके से हमने कवर किया है। आप लोग सब इसका बेनिफिट उठाइए, मैं आपको ये आपके घरों तक डिलीवर करवा दूंगा पक्का। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करिए। अपने मिलते हैं कल नया चैप्टर के एक रिविजन के साथ। टेक केयर, बाय बाय।